हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। हिस्ट्री में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमेशा से रिलेवेंट होते हैं और वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसी में से एक फैक्ट, कॉन्सेप्ट या टॉपिक की अगर हम बात करें तो वह है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अगर हम देखें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था कब? दिसंबर 30, 1906 को। कहां पर? तो ढाका में। और इसलिए यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है वो मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसके कारण इंडिया का पार्टीशन हुआ था। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में यहां पर यह है कि 1 अक्टूबर 1906 को 35 मुस्लिम लीडर्स शिमला में एक साथ आए और वहां उन्होंने सबमिट किया एक मेमोरेंडम को, जिसमें उन्होंने यह बात कही कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट को बचाना है, अगर उसको सेफ गार्ड देना है, तो यह जरूरी है कि इंडिया में यूरोपियन स्टाइल का एक इंस्टीट्यूशन बने। और इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि मुस्लिम्स के बीच में ना केवल यूनिटी हो बल्कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी प्रमोट करना। और थर्ड कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बराबरी से उनको मिले, इसकी एडवोकेसी करना। अब नेक्स्ट जो यहां पर है वह है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे के कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इमरजेंस। मतलब ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे स्टैब्लिश किया गया है 1885 में, तो धीरे धीरे यह पूरे इंडिया में इसका जो रीच है, इसका एक्सेस वो काफी बढ़ गया। तो इससे कई मुस्लिम्स ने उन्होंने यह महसूस किया कि यहां पर यह हो रहा है कि जो मुस्लिम्स के डिस्टिंक्ट्स जो कल्चरल, रिलीजियस और उनकी जो सोशल आइडेंटिटी है, तो कांग्रेस के बनने के बाद उनको सही रूप में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था। सेकंड यहां पर यह है कि मुगल अंपायर का डिक्लाइन होना। तो यहां पर यह देखा गया कि जो मुगल अंपायर था उसका जब डिक्लाइन हो गया, तो डिक्लाइन होने के बाद और जो ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसीज थी उसके आने के बाद कई मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस को उन्होंने खो दिया। और फिर होता है एएमयू जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट। इससे यहां पर यह हुआ कि इसने मुस्लिम्स के बीच में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। तो क्या मुस्लिम लीग से रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन है? बेसिक रिजोल्यूशन है। जैसे फर्स्ट है द लखनऊ पैक्ट। ये क्या है? तो इन 1916 कांग्रेस जो बाल गंगाधर तिलक के अंडर में एंड मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर में, इन्होंने क्या किया? साइन किया एक पैक्ट को जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट को। और इस पैक्ट ने प्रोवाइड कराया ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल एक्शन। और साथ ही साथ इसी लखनऊ पैक्ट में इस बात पर एग्री हुआ कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आएगा। मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है वह आएगा। तो एक तो फर्स्ट हमने की रिजोल्यूशन देखा लखनऊ पैक्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो वह है हमारे सामने लाहौर रिजोल्यूशन 1940। और यहां पर लीग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मास मूवमेंट में। किसके अंडर में? तो जिन्ना के अंडर में। और इसी लाहौर रिजोल्यूशन जो कि मार्च 1940 में हुआ, तो इस सेशन में मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट को मतलब उसकी मांग की गई। और उसमें यह बात कही गई कि कांग्रेस डोमिनेटेड जो नेशन होगा वह एक हिंदू राष्ट्र होगा और इस हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम्स के लिए कभी भी उनके साथ इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और फिर अगर हम मुस्लिम लीग के अगर उसकी स्ट्रेटजी के शिफ्ट होने को देखें तो सबसे बड़ा शिफ्ट होता है 1920s में, तब जबकि खिलाफत मूवमेंट फेल हो जाता है और फिर मुस्लिम लीग अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद एक बार फिर खुद को रिपोजिशन करता है और वह मुस्लिम स्पेसिफिक इश्यूज की एडवोकेसी करता है। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें तो शिफ्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है जिन्ना का इमरजेंस। जिन्ना को मतलब जिन्ना ने लीडरशिप दी मुस्लिम लीग को लेट 1920s एंड 1930s में। और यहां पर लीग का ट्रांजिशन होता है एक मास मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, इसमें कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है और जो मुस्लिम लीग है उसकी अगर हम देखें तो उस इलेक्शन के बाद उसकी पोजीशन, उसका जो पोजीशन है वो काफी कमजोर हो जाता है। तो यहां पर यह होता है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता है और ये बात कही जाती है कि गवर्नेंस में मुस्लिम के इंटरेस्ट को साइडलाइन किया गया है। तो फिर जिन्ना का जो नैरेटिव था कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन हो, उसको और काफी ज्यादा मजबूती मिलती है।
और फिर अगर हम देखें तो लीग की जो पॉलिसी थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है रिलीजियस पोलराइजेशन। जी, रिलीजियस पोलराइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि जैसे जैसे लीग की डिमांड बढ़ती चली जाती है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए, वैसे ही इंडिया में एक रिलीजियस पोलराइजेशन बनता चला जाता है और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर यह होता है कि कम्युनल वायलेंस उसका राइज होता है, और वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यह जो आइडिया था सेपरेट नेशन का, तो इसमें यहां पर देखा जाता है कि लार्ज स्केल पर इसने वायलेंस और डिस्ट्रस्ट जो होता है वो क्रिएट किया हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। और फिर अगर हम मुस्लिम लीग के पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेटस को देखें तो पहली बात यहां पर यह है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में मुस्लिम लीग्स का जो पॉलिटिकल प्रेजेंस था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन 1975 मतलब 1975 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया जाता है। रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो दोनों में यह देखा गया कि जो लीग है मुस्लिम लीग वह अलग फैक्शंस में टूट जाता है, और उसके टूटने के बावजूद भी जो फैक्शंस होते हैं वह भी लंबे समय तक कायम नहीं रह पाता है। तो यहां हमने बात की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, लेकिन यह जो हमने फैक्ट की बात की, जो कॉन्सेप्ट की बात की, वो हमारे प्री और मेंस दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।